स्वागत है आपका इंग्लिश लर्निंग पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 SCRT इंग्लिश टेक्स्ट बुक का लेसन 4 जो कि है द नाइट वी वॉन द ब्यूइक। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आइए शुरू करते हैं। The night we won the Buick. It was just before the Second World War. We were the only family in our New York town that didn't own a car. Our daily shopping trips were made in a disreputable two-wheeled basket cart drawn by an ancient Shetland pony that my mother had named Barkis after the character in David Copperfield. Bonnie Barkis was a comic eyesore. Every clop of his splayed hoofs sounded our poverty. तो ये कहानी द नाइट वी वॉन द ब्यूइक एक बच्चे के बारे में है जिसको बहुत ज़्यादा शर्म आती थी क्योंकि उसकी फैमिली एक अकेली फैमिली थी न्यूयॉर्क शहर में जिसके पास कोई कार नहीं थी। वो बच्चा यानी कि लड़का कहता है कि बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के कई समय पहले की है। उस समय हम अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क शहर में रहते थे और हमारे पास कोई भी कार नहीं थी। हम एकमात्र ऐसे परिवार थे जिसके पास कोई गाड़ी नहीं थी। हम अपनी खरीदारी करने के लिए एक शर्मनाक 2 पहिया टोकरी गाड़ी जिसे शेटलैंड पोनी चलाता था वो इस्तेमाल करते थे। शेटलैंड एक हॉर्स की ब्रीड होती है। उसकी माँ ने यानी कि लड़के की माँ ने शेटलैंड पोनी को नाम दिया था बार्किस जो कि एक कैरेक्टर था डेविड कॉपरफील्ड नाम के एक नॉवल में। बोनी बार्किस देखने में बहुत गंदा था। वो बहुत दुबला पतला और कमज़ोर था। जो भी उसे देखते थे हंस पड़ते थे। शेटलैंड पोनी के पाँव को हूफ कहते हैं और इससे आने वाली आवाज़ को कहते हैं क्लॉप। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब ये जो बार्किस पोनी था उसका जो हूफ यानी कि पैर था वो फैला हुआ था और उसके हूफ से यानी कि पैरों से जो आवाज़ आती थी वो उनके गरीबीपन को और ज़्यादा दर्शाती थी, उनके गरीबीपन को और ज़्यादा उजागर करती थी। For poor we were, my father's salary as a clerk would have maintained us in modest plenty had not half of it gone for the support and medical expense of ill and indigent relatives. As it was, our house was mortgaged to the hilt, and some winters the grocer supplied our needs on credit. हम लोग गरीब थे। हमारे पापा एक सामान्य क्लर्क थे और उनकी आधी सैलरी बीमार और गरीब रिश्तेदारों की देखभाल करने में खर्च हो जाती थी और हमारा घर भी गिरवी रखा हुआ था। और कुछ सर्दी के मौसम के दौरान ग्रोसर यानी कि किराने वाला या फिर कहे शॉपकीपर उधारी पर ज़रूरतमंद चीज़ें देता था। Mother comforted the family by saying, "If you have character, you have the better part of wealth. Living on little develops inner resources
and builds a spiritual bank account. लड़का आगे कहता है कि मेरी माँ कहा करती थी, अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है। थोड़े में रहने वाले छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने से मन के भीतर यानी कि मन के अंदर विकास होता है और एक स्पिरिचुअल यानी कि अध्यात्म का निर्माण होता है। उनके कहने का सिंपल मतलब ये है कि इंसान के पास उसकी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि उसका चरित्र होता है। जिसके पास अच्छा चरित्र होता है वो ही सबसे दौलतमंद होता है। My bitter retort was, "You can't buy a car with it." Yet she succeeded in making austerity bearable in all other respects. Our home had charm. Mother knew the secret of using a few meters of bright chintz and a little paint in the right places. But the garage still stabled Barkis. मैंने कड़वे शब्दों में जवाब दिया, लेकिन हम कैरेक्टर से कार नहीं खरीद सकते। लेकिन फिर भी माँ उन कठिन परिस्थितियों को सहने योग्य बनाने में और एक साधारण सिंपल जीवन बिताकर अच्छे से रह लेती थी, भले ही वो गरीबी में जी रही हो। हमारे घर में रौनक थी, एक किस्म का आकर्षण था। माँ जानती थी कैसे कुछ मीटर उजाले छींटदार कपड़ों यानी चिंट से और थोड़े पेंट को इस्तेमाल करके सही जगह पर लगाकर घर को सुंदर बनाया जाए। घर में सब अच्छा था, लेकिन गराज में कार की जगह बार्किस ही रह रहा था। Suddenly there arrived a soul-igniting moment which was to consume my shame in a blaze of glory. फिर एक दिन अचानक मेरी ज़िंदगी में वो पल आया जिसने मेरी जो शर्म थी इस बात को लेकर कि हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको हमेशा के लिए मिटा दिया। For weeks, a new Buick Roadmaster had stood in the window of the biggest store on Main Street. Now, on the final gala night of the country fair, it was to be raffled off. After watching the fireworks, I stayed in shadows at the edge of the throng for the climax. The Buick glittered under a dozen spotlights. The crowd held its breath as the mayor reached into the glass bowl for the lucky ticket. कई हफ्तों से एक नई ब्यूइक रोडमास्टर मेन स्ट्रीट के एक बड़े से स्टोर के खिड़की के पास खड़ी थी और अब मेले की आखिरी रात थी जिसमें वो कार राफल यानी कि लॉटरी जीतने वाले को दिया जाना था। मैंने वहाँ कुछ आतिशबाजियाँ देखी और फिर भीड़ के एक कोने में खड़े होकर क्लाइमैक्स यानी कि एंडिंग देखने का इंतज़ार करने लगा। मैं ये देखना चाहता था लकी ड्रॉ कौन जीतेगा और कार किसको मिलेगी। ब्यूइक कार बाहर लाई गई और वो स्पॉटलाइट्स के कारण बहुत चमक रही थी।
भीड़ ने अपनी सांसें रोक ली और मेयर ग्लास बोल के नज़दीक पहुँचे और लकी टिकट निकालने लगे। Never in my most extravagant yearnings had it occurred to me that Lady Luck would smile upon the only family in town without a car. But the loudspeaker boomed my father's name. By the time I had wormed my way up to the platform, the mayor had presented my father with keys, and he had driven off amidst cheers. लड़का आगे कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी जो इच्छा है उस पर लेडी लक यानी कि किस्मत मेहरबान होगी और ऐसे परिवार के ऊपर हाथ रखेगी जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है। और अचानक से लाउडस्पीकर पर मेरे पापा का नाम सुनाई दिया और जब तक मैं भीड़ में से निकलकर प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगा तब मेयर मेरे पापा को ब्यूइक की चाबी दे चुके थे। भीड़ बहुत ज़्यादा चीयर कर रही थी और पापा भीड़ के बीचों बीच गाड़ी उड़ा चुके थे। I made it home in record time, seeing myself at the wheel of the Buick driving my girl to the school dance. The house was dark, save for lights in the living room. The Buick stood in the driveway, glistening in the glow from the front window. From the garage, I heard a snuffle from Barkis. मैं कुछ ही समय में घर पहुंच गया ये सोचते कि मैं ब्यूइक को चलाकर स्कूल डांस के लिए ले जाऊंगा। यानी कि वो ये कह रहा है कि वो ब्यूइक में सवार होकर स्कूल जाएगा सबको दिखाने के लिए कि उसके पास भी अब गाड़ी है। घर पर अंधेरा था सिवाय लिविंग रूम के। ब्यूइक सड़क के किनारे रखी हुई थी। खिड़कियों से जो रोशनी आ रही थी उससे वो और चमक रही थी और गराज में से बार्किस की ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। Panting from my run, I touched the car's smooth surface, opened the door and got inside. The luxurious interior had that wonderful new car smell. I studied the gleaming dashboard, turning my head to revel in the cushioned rest of the back seat. I saw my father's sturdy figure through the rear window. He was pacing along the pavement. I slammed the door and rushed over to him. मैं भाग कर गया एकदम से और कार के स्मूथ सरफेस को टच किया। दरवाज़ा खोला और मैं अंदर चला गया। कार का अंदर का डिज़ाइन जिसे इंटीरियर कहते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा लग्जूरियस यानी कि शानदार लगा और एक नई कार की स्मेल आ रही थी। मैंने डैशबोर्ड को ध्यान से देखा। मैं बहुत खुश होकर पीछे कुशन सीट को देख रहा था और तभी मैंने खिड़की पर अपने हट्टे कट्टे पापा को देखा। वो फुटपाथ पर धीरे धीरे चल रहे थे। मैंने ज़ोर से दरवाजे को बंद किया और पापा की तरफ दौड़ पड़ा। Leave me alone, he snarled. पापा गुस्से में ज़ोर से मुझसे बोले, मुझे अकेला छोड़ दो। If he had clubbed me over the head,
I could not have been more hurt, shocked. I went into the house. अगर पापा मुझे बहुत ज़ोर से सर पर मारते तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता, हर्ट नहीं होता। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये सोचकर कि पापा इतने गुस्से में क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, और मैं घर के अंदर चला गया। Mother met me in the living room. Don't be upset, she said. Your father is struggling with an ethical problem. We'll have to wait until he finds the right answer. माँ मुझे लिविंग रूम में मिली और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम दुखी मत हो। तुम्हारे पापा एक एथिकल यानी सिद्धांतवादी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए जब तक पापा को सही जवाब या सॉल्यूशन ना मिल जाए। What's unethical about winning a Buick? The car may not be ours, after all. There's a question. I shouted hysterically. How can there be a question? It was announced over the loudspeaker. Come here, son. लड़का अपनी माँ से कहता है कि ब्यूइक को जीतने में एथिक्स की बात कहाँ से आ गई। माँ कहती है कि कार शायद हमारी नहीं है, कुछ सवाल है, कुछ डाउट्स है जो क्लियर करने हैं। फिर वो लड़का उत्तेजित होकर चिल्लाया और कहा, सवाल कैसे पैदा हो सकता है? मैंने खुद पापा का नाम अनाउंस करते हुए सुना था लाउडस्पीकर पर। फिर माँ उसको पास में बुलाती है, अपने पास बुलाती है। On the table under the lamp were 2 raffle stubs, numbers 348 and 349. The winning number was 348. Do you see the difference between the two? Mother asked. माँ उसको अपने पास बुलाती है और कहती है कि जाओ टेबल पर और लैम्प के अंदर देखो, 2 लॉटरी टिकट पड़े हुए हैं, 348 और 349 नंबर्स के। 348 नंबर की जो टिकट थी वो विनिंग नंबर थी। तुम्हें कोई अंतर नज़र आ रहा है? माँ पूछती है। I looked carefully. The only difference I can see is that 348 won. Hold 348 to the light and look hard. वो लड़का फिर कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा और बस इतना ही अंतर देखा कि 348 नंबर है वो जीती है, यानी कि जो लॉटरी नंबर 348 है वो ही विनिंग नंबर है। फिर माँ कहती है कि 348 नंबर की लॉटरी को थोड़ा और ध्यान से लैम्प की रोशनी में देखो। It required a lot of looking to see the faint letter dimly marked in pencil on one corner. Do you see the K? Just barely. फिर वो लड़का बहुत ज़्यादा ध्यान से देखता है कि पेंसिल से लॉटरी के कॉर्नर में के लेटर लिखा हुआ है जो बहुत ही मुश्किल से दिख रहा है। माँ पूछती है, क्या तुम्हें के लेटर लिखा हुआ दिखाई दिया? लड़का कहता है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। It stands for Kendrick. Jim Kendrick, Dad's boss. Yes. माँ बताती है ये केंड्रिक का है। लड़का बोलता है, यानी कि जिम केंड्रिक, पापा के बॉस। माँ हाँ कहती है। She explained, my father had asked Jim if he wanted to buy a ticket. Jim had mumbled, why not? And turned back to what he was doing.
It never crossed his mind again. Dad then bought 2 tickets in his own name with his own money, marking 348 for Kendrick, a scarcely discernible thin mark on one stub that could be obliterated by the slightest rub of thumb. माँ बेटे को एक्सप्लेन करती है कि पापा ने जिम से पूछा था, यानी कि अपने बॉस से पूछा था कि क्या तुम भी टिकट खरीदना चाहोगे, क्या तुम भी लॉटरी खरीदना चाहोगे। जिम ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया था, क्यों नहीं, और वो मुड़कर अपना काम करने लग गया। उसके बाद जिम को कभी टिकट का ख्याल भी नहीं आया, वो इस बात को भूल गया। लेकिन पापा ने 2 टिकट खरीदे अपने नाम से और अपने पैसों से, और टिकट नंबर 348 पर केंड्रिक नाम का के लिख दिया ताकि पहचान पाए। उन्होंने पेंसिल से एकदम पतला के टिकट के कॉर्नर पर लिख दिया, जो कि अंगूठे से भी मिट सकता था। उन्होंने इतना हल्की तरह से लिखा था, एकदम हल्के तरह से के लिखा था, ताकि वो ये पहचान पाए कि ये जो लॉटरी है वो उनके बॉस केंड्रिक का है। टू मी इट वॉज एन ओपन एंड शट केस। जिम केंड्रिक वॉज अ मल्टी-millionaire. He owned a dozen cars. He lived on an estate with a staff of servants, including 2 chauffeurs. Another car meant less to him than a snaffle on Barkis harness meant to us. I argued, Dad's got to keep it. अब लड़के को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, करे तो क्या करे। जिम केंड्रिक बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान था। उसके पास दर्जन कार पड़ी थी। वो बहुत बड़ी जगह में रहता था, कई सारे सर्वेंट्स और 2 ड्राइवर्स के साथ। यहाँ पे जो शॉफर्स लिखा हुआ है उसका मीनिंग होता है ड्राइवर, ठीक है। तो जिम केंड्रिक के पास 2 ड्राइवर्स भी थे, और एक और कार उसको अगर मिल भी जाएगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास है ही क्या बार्किस की लगाम के अलावा। और लड़का आगे कहता है कि उसने बहस भी किया कि पापा को कार अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि जिम केंड्रिक के पास तो पहले से ही बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी हुई है, वो अमीर भी है, उसके पास नौकर भी है और ड्राइवर्स भी है। तो अगर उसे ये कार ना भी मिले तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो लड़के की फैमिली है उनके पास एक भी कार नहीं है और उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वो लड़का बहस करता है कि पापा को कार अपने पास ही रखना चाहिए और बॉस को नहीं देना चाहिए। I know he'll do what's right, mother said calmly. माँ ने शांति से कहा, मुझे मालूम है पापा वही करेंगे जो सही है। At last we heard Dad's step on the front porch. I held my breath. He went straight to the phone in the dining room and dialed. Kendrick's phone rang for a long time. A servant finally answered. From what Dad said at our end, I could tell that Kendrick had to be awakened. और आखिरकार हमने पापा के चलने की आवाज़ बरामदे में सुनी। मैंने अपनी सांसें रोक ली। पापा सीधे डाइनिंग रूम में गए और केंड्रिक को फ़ोन लगाने लगे। केंड्रिक को बहुत रिंग गई और फिर एक सर्वेंट ने फ़ोन उठाया और उन्हें ये मालूम हुआ कि केंड्रिक अभी सो रहा है। He was annoyed at being roused from sleep
and was far from pleasant. My father had to explain the whole thing from the beginning. The next afternoon, Kendrick's 2 chauffeurs arrived in a station wagon before driving the Buick away. They presented Dad with a box of cigars. Kendrick बहुत नाराज़ था क्योंकि उसे नींद से जगा दिया गया था और वो इतना खुश भी नहीं था ये सुनकर कि उसको लॉटरी में ब्यूइक मिली है। पापा को पूरी बात शुरू से बतानी पड़ी केंड्रिक को और अगली दोपहर के वक्त केंड्रिक के 2 ड्राइवर्स स्टेशन वैगन में आए। आप लोग देख सकते हैं स्टेशन वैगन कैसा दिखता है। और ब्यूइक को ले जाने से पहले उन्होंने पापा को एक एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ही महंगा सिगरेट का बॉक्स दिया। We didn't get a car until after I was grown up, but as time went on, my mother's aphorism, "If you have character, you have the better part of wealth," took on a new meaning. Looking back over the years, I know now we were never richer than we were at the moment when Dad made that telephone call. Written by John Griggs. लड़का कहता है कि हमें जब तक मैं बड़ा नहीं हो गया तब तक कोई कार नहीं मिली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, माँ की जो कहावत थी, अगर तुम्हारे पास चरित्र है तो तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, उसका एक अलग ही अर्थ निकला, उसका एक अलग ही मीनिंग निकला। गुज़रे वक्त को देखकर, गुज़रे वक्त को सोचकर मुझे अब ये मालूम हुआ है कि हम सबसे ज़्यादा अमीर तब थे जब पापा ने केंड्रिक को फ़ोन लगाया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।